थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, है ना, तो दिस इज लॉट ऑफ थ्योरी टू बी कवर्ड, दिस लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, लॉट ऑफ डेरिवेशंस आल्सो, तो थोड़ा सा टाइम इट बिकम्स लिटिल व्हाट यू से जस्ट ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा लगता है, बट ठीक है, आई ट्राई टू अगेन ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस, ताकि आप लोग को ये लगे कि हाँ एवरीथिंग इज पहले सेपरेट, देन एवरीथिंग विल कंबाइन टुगेदर एंड इट गिव यू कंप्लीट व्यू, ठीक। सो द बैकग्राउंड इज कि नॉर्मली हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक मास था, ठीक है, इस तरीके का ब्लॉक, इसका मोशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, ये ब्लॉक जो है यहाँ से यहाँ मूव किया अगर राइट, ठीक है, तो हम इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं, ऐसे डी ले ली हमने ये, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा एजम्पशन ये रहता है कि विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं। अभी तक जितने भी ऑब्जेक्ट आपने देखे, हमने चाहे वो हो या वो ना हो, बट वी हैव टेकन दैट ऑब्जेक्ट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मैंने बोला कि इसमें इफ देयर इज अ फोर्स हैज टू बी अप्लाइड ऑन दिस ब्लॉक, राइट, लेट्स से 10 न्यूटन in horizontal direction, you can apply like this, right, but one can argue why at this point, why not at this point, why not at this point, right, it is not a point object, but we said see it doesn't really matter because the net force is in this direction and that's what matters, so let it be anywhere, let it be anywhere, कहीं पे भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, बस धक्का लगाना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आगे जाना है, ठीक है, जाने दो। तो ओवरऑल द थिंग्स दैट वी आर डूइंग सो फार, इट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट कि वेयर एग्जैक्टली द फोर्स इज अप्लाइड, बट व्हेन वी गो इनटू रोटेशन साइड ऑफ थिंग्स, application, point of application of force is very important. In fact, that is the only thing you worry about. For example, अगर आपको एक डोर को ओपन करना है, आपको भी पता है डोर को ओपन करने के लिए फोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फोर्स को कहाँ पे लगा रहे हो, राइट, तो वही चीज़ है। इसलिए अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यार किसी भी चीज़ को पॉइंट ऑब्जेक्ट लेने से पहले सोचना पड़ेगा कि फिर हम फोर्स कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे। सो ये चैलेंज आ गया, तो उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हमने पहले कहा कि ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है, राइट, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, इन छोटे छोटे पार्टिकल से ये मिलके बना है, राइट, तो इट्स काइंड ऑफ अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट। तो अगर इसको स्टडी करना है, मतलब इसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं इसको स्टडी करना है, इसका मतलब हमें पहले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को एक साथ व्यू करने के लिए कुछ तरीका चाहिए यार। जैसे मैं ये बोलूँ कि मान लो आप लोग क्लास में 14-15 लोग हो, ठीक है, समवन आस्क्स मी एट इट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ योर स्टूडेंट हैव बीन डूइंग, तो मैं नहीं बोलूँगा कि विहान इज डूइंग लाइक दिस, प्रज्ञा इज डूइंग लाइक दिस, अक्षर इज डूइंग लाइक दिस, सिद्धार्थ इज डूइंग लाइक दिस, लाइक बॉस आई जस्ट आस्क्ड हाउ योर क्लास इज डूइंग, आई डोंट नो ऑल what names you're taking, I don't even know them, I just normally ask. So my answer should be, it's a collective view of the overall class, my class is doing not so good, or I'm really happy about, so ये एक collective view है. So we want to understand from a system of particle perspective how we can give it a collective view, ठीक है। तो पहला पार्ट जो चैप्टर का है वो यही चीज़ समझने की कोशिश करना आपको कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे कंबाइन करें, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करना होता है, मान लो मेरे पास ऐसे 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये इस तरीके से मेरे पास मान लो 4 पार्टिकल्स रखे हुए, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, एक का मास m3 है, एक का मास m4 है। अब इनको कंबाइन करना है, सो इफ यू वांट टू कंबाइन द टोटल मास, आई कैन सिंपली ऐड total mass, I can simply add, अरे यार ये ले लो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में 4 पॉइंट मासेस थे, तो मैंने बोल दिया इनके चारों के मास ऐड कर लो, व्हाट्स अ बिग डील। फिर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, तो मुझे क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है सर दिस इज फाइन, बट वेयर डू आई प्लेस दिस, सो यू आर सेइंग दिस इज द इक्विवेलेंट मास, यस, या इसको कैपिटल M बोल देते हैं, ठीक है, जस्ट टू डिस्टिंग्विश कैपिटल M। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है,
तो इसको कहाँ पे रखूँ? M1 बोलेगा मेरे पास, M2 बोलेगा मैंने क्या गुनाह किया है, मेरे पास रखो। M3 बोलेगा मैंने क्या गुनाह किया है। अब मुझे कोई तो मैकेनिज्म चाहिए कि मैं इस कंबाइंड मास को बिना किसी को नाराज़ करते हुए कहीं ऐसी जगह बीच में रखूं जिससे ये चारों नाराज़ ना हो। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ठीक है यार, एक काम करते हैं, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है यहाँ पे रख देता हूँ मास M को। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रखूँगा, इसका मतलब सिमेट्री से चारों मास हैप्पी रहेंगे, किसी को दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, हमारा रिप्रेजेंटेशन है और टोटल मास में, और ये हमसे फेयर डिस्टेंस पे है। लेट्स से M1 की वैल्यू थी 10 kg, इसकी वैल्यू थी 1 kg, इसकी वैल्यू थी लेट्स से 0.2 kg, और इसकी वैल्यू कुछ थी 5 kg। अब M1 खुश नहीं हुआ। M1 बोला कि सर ये फेयर गेम नहीं हुआ। फेयर गेम क्यों नहीं हुआ? सर आपने तो इक्वल डिस्टेंस पे रख दिया इसको, मास M को, बट इस पूरे गेम में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो मेरा था, तो उसको मेरे पास होना चाहिए था, ये तो फेयर नहीं हुआ। हैंग ऑन, यार तो गड़बड़ हो गई कि मतलब मास को मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके सेंटर पे डाल दूँ, इज़ नॉट गुड। आई एम नॉट बीइंग फेयर टू ऑल द मासेस। सो हमने उसके लिए कहा ठीक है, हैंग ऑन, लेट्स प्रपोज सम मॉडल जिसमें मास इज ऑल्सो कंसिडर्ड और इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड। इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक सेंटर ऑफ मास, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास डिफाइन करने की कोशिश करी। और टारगेट ये है कि इट शुड बी फेयर इनफ, इट शुड रिप्रेजेंट all the particles together as a combined mass and it should be adequately placed in space, right? तो इसको कैसे डिफाइन किया है हमने सेंटर ऑफ मास को? सेंटर ऑफ मास को हमने इस तरह से डिफाइन किया है, इसको लिखते हैं ऐसे, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो भी होगा स्पेस में, ठीक है, स्पेस में कहीं पे लोकेट करना होगा किसी पार्टिकल्स का, तो मान लो यहाँ पे कहीं इस तरीके से दो पार्टिकल्स मान लो हमने रखे हैं, एक M1 और एक M2। पहले दो का समझते हैं, ठीक है। ये मान के चलते हैं कि भाई इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ x1 और y1 है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, और M2 जो है ये x2 और y2 पे रखा हुआ है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, आपको 10th में जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी उसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पे। ये पूरा मैथ्स का टॉपिक है, इसमें फिजिक्स बहुत ही कम है। दिस इज प्योरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप करने वाले हो आज अभी क्लास में। तो मैंने बोला इसका सेंटर ऑफ मास मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट मास M1 मल्टीप्लाइड बाय इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, x कोऑर्डिनेट x1, प्लस मास M2 टाइम्स इसका x कोऑर्डिनेट x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M। इसी तरीके से इसका y कोऑर्डिनेट डिफाइन किया हमने सेंटर ऑफ मास का, M1 y1 प्लस M2 y2 अपॉन M1 प्लस M। ये जो वैल्यूज मान लो यहाँ पे कहीं पे आ गई, ठीक है, या इधर कहीं आ गई, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये पॉइंट मतलब ये कुछ आ गया, ये कुछ आ गया, M1 M2 वुड बी नोन वैल्यूज फॉर मी, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, x1 y1 सब नोन थे, तो ये दो नंबर आ जाएंगे, दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x और y। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि बॉस अब मैं काम कर रहा हूँ कि तुम दोनों को मैं हटा रहा हूँ, मैं टोटल मास M1 प्लस M2 इसको मैं कहाँ प्लेस कर रहा हूँ, इसको मैं XCOM और YCOM में प्लेस कर रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही? I can replace if I want to study their motion together,
इफ आई वांट टू स्टडी देयर मोशन टुगेदर, ये दोनों अलग अलग कहीं जा रहे हैं, कैसे फोर्स लग रहा है मुझे मतलब नहीं, मैंने इनको कंबाइन करके m1 प्लस m2 बना दिया और कहाँ पे रखा, मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं उसको एक छोटे से पार्टिकल की तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ जिसका मास इतना है और जो स्पेस में यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर लेकिन ये इस फॉर्मूले से जो हमारी प्रॉब्लम थी क्या वो एड्रेस हुई है? एड्रेस हुई है। इसको जरा एक सिंपल भाषा में समझते हैं, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम कैसे एड्रेस हुई। मान लो 2 पॉइंट पार्टिकल से, एक ये 10 kg था और ये मान लो यहाँ पे 1 kg था, ठीक। इनके बीच में डिस्टेंस हम ले लेते हैं लेट से, या इसको हम ले लेते हैं, हाँ इसको 1 kg ले लो आप, इसको आप 9 kg ले लो, ठीक है। और इनके बीच में डिस्टेंस आप ले लो 10 मीटर्स, ठीक है, 2 पॉइंट पार्टिकल्स, ये m1 है, ये m2, ठीक है। तो चीज़ें सिर्फ x कोऑर्डिनेट में है या y कोऑर्डिनेट में कुछ है ही नहीं, तो हम लोग सिंगल डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम ओरिजिन ले लें, लेट से इस पॉइंट को हम ओरिजिन ले लें और इस पॉइंट को ओरिजिन लेके इसका x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे 0, इसका x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे 10। अगर यहाँ पे हमने और किसी एक पॉइंट को हमने ओरिजिन ले लिया, समझने के लिए बता रहा हूँ, तो इसको आप 0 ले लो क्योंकि ये ओरिजिन है। जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया एक्सेस, जस्ट टू मेक थिंग्स मोर, ये मेरा x और y एक्सेस मैंने बना दिया, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा आपको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक पार्टिकल तो ओरिजिन पे रखा हुआ है, 1 पार्टिकल इज केप्ट एग्जैक्टली एट द ओरिजिन, 1 इज ऑन द x एक्सिस बट एट ए डिस्टेंस 10। तो अब इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, ढंग से लिख लेते हैं चलो, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 10,0। ये बात सबको समझ में आ रही है? अब अगर मुझे इन दोनों को हटा के एक 10 kg का टोटल मास कहीं यहाँ पे रखना है तो कहाँ पे रखूँगा? तो उसका मैं अगर XCOM निकालूँ फ्रॉम द गिवन फॉर्मूला, तो वो क्या बोलूँगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। यही तो करता मैं, m1 9 kg, x1 0 प्लस m2 1 kg, x2 10, x1 y1 है, x2 y2 है, तो x2 ये है 10 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। तो ये मेरा आंसर आता 10 अपॉन 10, मतलब आ गया 1। ये XCOM आया। अच्छा YCOM निकालोगे वो 0 ही आएगा क्योंकि दोनों पार्टिकल जो y कोऑर्डिनेट पर रखे हैं तो ये 0 ही आएगा, क्योंकि y1 भी 0 होगा, y2 भी 0 होगा, तो ये 0। y इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस केस, तो y को भी भूल जाओ, है ना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे ये बोल रहे हो कि इन दोनों को मैं हटा सकता हूँ, गिवन आई रिप्लेस अ 10 kg मास, अ टोटल 10 kg मास विच इज केप्ट x कोऑर्डिनेट एज 1, मतलब यहां से 1 सेंटीमीटर यहां पे मैं 10 kg का मास प्लेस कर सकता हूं 1 मीटर फ्रॉम दिस। नो, अभी कोई नाराज नहीं हो सकता क्योंकि 10 वाला बोलेगा हाँ भाई, 9 वाला बोलेगा ठीक है मैं ज़्यादा हूँ तो इसलिए ये मेरे पास में है, और होना भी चाहिए था क्योंकि मेरा रोल है। बट ये बोलेगा कि ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो कुछ तो फर्क पड़ा कि थोड़ा मेरे पास भी है, बिल्कुल उसके पास नहीं, क्योंकि मेरा भी कुछ रोल है, मेरा मास कम था, ठीक है, तो मुझसे दूर होना चाहिए था। बट सो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन इसी तरीके से डिफाइन की गई है कि जुडिशियसली और वेरी एडिक्वेटली रिप्रेजेंट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जिधर ज़्यादा है उसके पास में होगा, लेकिन जिधर कम है इसका मतलब उसका कोई रोल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ दैट। तो अभी हमारा जो आज का सेशन है वो फिजिक्स का कम है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ज़्यादा है। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कैसे इसको प्रोसेस करना है डेटा को,
सब क्वेश्चन में एक ही टारगेट होगा कि दे विल गिव यू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन सम ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन एंड दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास। आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होगी, डिसाइड अ ओरिजिन। योर आंसर विल नॉट डिपेंड ऑन द ओरिजिन, मतलब स्पेस में वो पॉइंट जो आप लोकेट करोगे वो ओरिजिन की चॉइस पे मैटर नहीं करेगा। वी विल अंडरस्टैंड दैट। हम लोग एक क्वेश्चन में दो अलग अलग ओरिजिन पे भी लेके करके देखेंगे, ठीक है। तो यू कैन चूज वन ओरिजिन मोस्ट कन्वीनियंट, ठीक है, एज पर द ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम, एंड देन विल अप्लाई दीज फॉर्मूलाज। बट इससे पहले कि आप सीधा उस फॉर्मूले पे जाओ, कोशिश ये करेंगे कि पहले सारे पार्टिकल्स का मास और उसके अगेंस्ट में उनके कोऑर्डिनेट्स विद व्हाट ओरिजिन वी हैव डिसाइडेड, ये हम एक टेबल में लिख लेंगे। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। क्या लिखेंगे? सारे पॉइंट पार्टिकल्स, उनके मासेस 1 2 3 और सबके अगेंस्ट उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। ये एक बार करने से फॉर्मूले में वैल्यू डालना हमारा काम बिल्कुल इससे पुटिंग, क्योंकि ये काम अगर आप साथ में करोगे, कोऑर्डिनेट सोचते टाइम वैल्यू डालोगे, गलती होगी, ठीक है। लेट्स डीकपल दिस। तो चलो पहले एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे अच्छा, इस केस में हमको ओरिजिन दे, किसी प्रॉब्लम में ओरिजिन वो दे देते हैं ताकि आपके आंसर्स थोड़े से सेम आए, वरना हर कोई अपने हिसाब से ओरिजिन चूज़ करेगा तो आंसर्स गलत आएंगे। बहुत सिंपल है ये टॉपिक, और ये फ्री के मार्क्स देने वाला टॉपिक होता है एकदम। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हमने 3 पार्टिकल्स ले लिए। एक पार्टिकल तो ये ओरिजिन पे है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं पॉइंट ए बाद में डालूँ। फिर एक यहाँ पे है बी और एक यहाँ पे है सी, ठीक है। इनके मासेस हमें दिए हुए हैं। ये ए पे जो रखा है इसका मास है 1 kg, बी पे जो रखा हुआ है इसका मास है 2 kg, और जो सी पे रखा हुआ है इसका मास है 3 kg, ठीक है। ये मासेस दिए हुए हमको, और ये कुछ इस तरीके से है कि काइंड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। ये इनका ओरिएंटेशन ज्योमेट्री इस तरीके से है कि दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो दिस इज ऑल्सो 1 मीटर गिवन, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर, एंड दिस इज ऑल्सो 1 मीटर they have given us. Question is find the coordinates of center of mass. Question is find coordinates of center of mass. मतलब इन तीनों मासेस को 2 kg, 1 kg, 3 kg, 36 kg को अगर हमको स्पेस में कहीं रखना है तो वो किस पॉइंट पे रखें, कोई नाराज ना हो, है ना। सो ये करना। तो पहले हम क्या करेंगे, जितने पार्टिकल्स हैं उनको लिस्ट डाउन करेंगे, सबके कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पहले ए बी सी, है ना। मास है ए का 1, यहाँ पे है बी का है 2 और सी का है 3, और कोऑर्डिनेट्स देखो, ए के कोऑर्डिनेट सबसे इजी है 0,0, तो हमने लिख लिए 0,0। अब देखो सी के कोऑर्डिनेट भी इजी है, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,0, तो इसको भी लिख लेते हैं। जो पहले इजी काम पहले करते हैं ना हम लोग, ठीक है। अब बात आई बी की। यार बी की कहानी थोड़ी सी टिपिकल है, जो बी के कोऑर्डिनेट्स अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और ऐसे एक ले, तो इसके कोऑर्डिनेट्स दिस कॉमा दिस, तो ये तो दिख रहा है कि ये 0.5 हो जाएगा, ये 0.5, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो बाइसेक्ट करेगा इसको, तो ये 0.5, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया इसका 0.5। अब अपने को चाहिए वाई कोऑर्डिनेट।
पाइथागोरस लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको चाहिए कोऑर्डिनेट ये हमें दिया है हाइपोटेन्यूज और ये, तो हम पाइथागोरस लगा लेंगे। तो पाइथागोरस अगर लगाओगे आप तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 0.25। देखो भाई ये कितना हुआ, 1 स्क्वायर हुआ, ये 0.25 हुआ, तो कितना हो गया 0.75। अब इसको हम 0.25 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 0.5√3, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.25 का 0.5 हो जाएगा और 3 का √3, सो ये हो जाएगा 0.5√3। Comfortable? Simple Pythagoras. So once you have listed this down, this table is complete. Then XCOM, YCOM is very simple. M1 X1 मतलब क्या करना है, ये मास उठाना है, X1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 0 प्लस M2 X2 2 इंटू 0.5। सिर्फ X कोऑर्डिनेट पे फोकस करना है बिकॉज वी आर राइटिंग XCOM। 2 इंटू 0.5 प्लस 3 इंटू 1। डिवाइडेड में हमेशा सेम होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 विच विल बी 6। तो आपको इसी समझ में आ रही है कि 4/6 आ रहा है, तो 2/3। XCOM हमने निकाल लिया, XCOM निकाल लिया। अब यही सेम फॉर्मूले में क्या करना है, y कोऑर्डिनेट करना है, M1 Y1 M2 Y2 M2 Y3 प्लस दिस, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ YCOM, है ना, वेरी सिंपल कंफर्टेबल, अपने लिख लिया सब कुछ। तो 1 इंटू 0, ये अभी भी 0 रहेगा, 2 इंटू 0.5√3, 0.5√3 M2 Y2 M3 Y3 अगेन 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 6। अब ये 0 हो गया, ये हो गया √3/6, है ना, √3/6, ठीक है, ऐसे छोड़ देंगे इसको। तो ये हमारा YCOM आ गया, आंसर दिस इज व्हाट वी वांटेड। तो हमारा XCOM कुछ 2/3 आया है, सो 2/3 मतलब समथिंग 1 से यहाँ 0.5 से बड़ा होगा ना, ये तो कहीं यहाँ पे, और ये है √3/6, √3 होता है 1.7, 1.7 को आप डिवाइड करोगे 6 से तो 0.3, मतलब कुछ यहाँ पे 1/3 इसका। ये आपका, यहाँ पे आप 6 kg का मास रख सकते हो इस जगह पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर लग तो आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का तो कहीं सिमेट्री पे आना चाहिए था, ये सिमेट्रिकल नहीं लग रहा, ये तो इस तरफ है। अगेन 3 kg हायर, सो इट शुड बी रादर ऑन दिस साइड, सो इसलिए थोड़ा सा ये टिल्ट हुआ है उस तरफ, ठीक है। तो डोंट एक्सपेक्ट योर आंसर विल बी सिमेट्रिकली प्लेस्ड, वो तब होगा जब ये मासेस इक्वल होंगे, इक्वल मासेस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये अटेंड करोगे आप लोग, ठीक। यही प्रोसेस फॉलो करना है, फिर टेबल बना के फिर से वैल्यू डालना है, ठीक है। और सॉल्यूशन में मतलब आप फ्रैक्शन में आंसर छोड़ोगे, फ्रैक्शन में आ रहा है तो विल जस्ट फोकस ऑन द लर्निंग पार्ट एज ऑफ नाउ। तो क्वेश्चन इजी है, यहाँ पे भी हमको ओरिजिन दिया हुआ है, ओरिजिन गिवन टू अस, सो दिस इज लाइक दिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक इस तरीके से पॉइंट पार्टिकुलर में दिए हुए हैं, ये है m, फिर यहाँ पे एक रखा है, इसका मास है 2m, फिर इधर से हम ऊपर गए हैं, इसका मास है 3m, ठीक है डियर, और यहाँ पे एक और ऐसे रखा हुआ है, इसका मास है 4m, ठीक है। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स a हैं,
दिस इज ए स्क्वायर, ऑल द साइड्स आर ए। क्वेश्चन वही है, फाइंड XCOM एंड YCOM। X coordinate of center of mass and Y coordinate of center of mass for these 4 particles as a system. अगर आपने कैलकुलेशन सही किया है तो आपके आंसर आएंगे a/2 और y स्क्वायर आपको आएगा 7a/10। दिस इज प्योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गाइस। ठीक है, फेली इजी आई थिंक होना चाहिए। किसी को दिक्कत हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई थिंक शुड बी गेट इनटू द हैबिट ऑफ क्रिएटिंग दैट टेबल फर्स्ट, है ना। जब आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे तब बाद में कर सकते हो। बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे तो आप इमेजिन करके सीधा कर सकते हो, और अभी इनिशियली लर्निंग टाइम में एटलीस्ट वो टेबल बना के क्रिएट। ठीक है, आगे बढ़े। तो भाई ये तो कहानी बराबर है। पॉइंट पार्टिकल सिस्टम का अगर आपको लोकेशन बता दो और उनके इंडिविजुअल मासेस बता दो तो मेरे पास पूरे कहते ना कि आई एम वेल इक्विप्ड टू फाइंड आउट दीज टू थिंग्स। अच्छा, अगर ये पार्टिकल स्पेस में हो और थर्ड कोऑर्डिनेट भी हो, जस्ट वैसे आपके सिलेबस में है नहीं वो, बट जस्ट इन केस अगर यहाँ पे एक जेड एक्सिस भी होती तो ठीक है, इसी को हम एक्सटेंड कर देते इसी फॉर्मूले को, ZCOM XYZ ZCOM, ये हो जाता M1 Z1 M2 Z2 प्लस M3 Z3 या प्लस so on and so forth डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 इज कॉमन सेंस, राइट। अगर एक और एक्सिस होती तो उसको भी, क्योंकि अभी आपने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी नहीं है, 12 से पढ़ोगे आप, तो इसलिए अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बट जनरली अगर तीसरा कोऑर्डिनेट किसी क्वेश्चन में दिख गया तो मालूम है कि वही फॉर्मूला एक्सटेंड करना है, सेम फॉर्मूला हमको एक्सटेंड करना है, राइट। ओके, तो बात यहाँ पे पॉइंट पार्टिकल सिस्टम में वी आर ओके नाउ, बट सर बात तो कहानी ये स्टार्ट हुई थी कि हमारे पास जनरली ऑब्जेक्ट इस तरीके के थे। कहानी तो हमने यहाँ से स्टार्ट की थी कि ये सब पॉइंट पार्टिकल्स हम एज्यूम करेंगे और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं निकालेंगे। तो हाउ डू वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम विद दिस, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो इनफाइनाइट है। अगर आप करने बैठ गए तो एक लाइफ तो कम पड़ जाएगी, है ना, एक ही ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। सो वी हैव टू डिफाइन अ न्यू अप्रोच फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो वहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट शेप लेता है और आप लोग समझ जाओगे इस फॉर्मूला को। लेट्स पुट द हेडिंग सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। यहाँ पे एकदम डरना नहीं, क्योंकि मैथ्स थोड़ी सी इन्वॉल्व है, तो आराम से कहानी चलेगी सबकी, है ना। इंटीग्रेशन थोड़ा सा आएगा बट बहुत इजी आएगा। सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, तो मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक मास कोई डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके लिए हम सेंटर ऑफ मास इस तरीके से डिफाइन करते हैं, XCOM इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई। अब ये फॉर्मूले देखो, इसको देख के कुछ समझ में नहीं आएगा आपको सर क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा आपको। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और अगर z भी है तो z भी लिख लो, वैसे z तो डेफिनेटली नहीं है आपके सिलेबस में। z डी एम, सॉरी ये स्मॉल y है, स्मॉल z है, अपॉन इंटीग्रेशन। अब इस फॉर्मूले को जरा हमको लिख तो लिया है आपने, कुछ समझने की बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे। लेट्स इमेजिन कि हमारे पास वी हैव अ वेरी सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विच इज रॉड। अंडरस्टैंड दिस रॉड, इस रॉड का टोटल मास कैपिटल M है और इसकी लेंथ जो है कैपिटल L है, एंड इट्स ए इवन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि रॉड में ऐसा नहीं है कि इधर मास ज़्यादा है, इधर कम है, इधर फिर जा, ऐसा कुछ नहीं। मास जो भी है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है। नाउ ये फॉर्मूला कैसे आया? मैंने बोला ठीक है यार, एक काम करो, सेंटर ऑफ मास निकालना है इसका। इस रॉड को हमको एक पॉइंट पार्टिकल से रिप्लेस करना है, यही चाहते हो ना? मैं हाँ यही चाहता हूँ। तो एक काम करो यार, इस रॉड को ना छोटी छोटी ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ मान लो, ऐसे ऐसे, मतलब यू कैन कट दीज सेगमेंट्स। लेट्स एक बार ये मानो कि ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, और ऐसे में चलता जा रहा। अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन लेता, ये जो एंड A है इसको बोलता है ये ओरिजिन है, तो मैं क्या करता? M1 फिर इसका x कोऑर्डिनेट, M2 इसका x कोऑर्डिनेट, M3 का इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, ऐसा करता हुआ जाता। M1 x1 M2 x2 ऐड करता जाता और नीचे टोटल मास लिख देता। हर एक छोटे छोटे पीस को अलग अलग करके उसका x कोऑर्डिनेट लेता हुआ जाता, ऐड करता mx 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 और नीचे मास। दिस इज व्हाट वुड आई हैव डन। भाई तो आप कर क्या रहे हो? आप यही तो करना चाह रहे हो, सबके x कोऑर्डिनेट्स मास, चूंकि आपने छोटा सा पार्टिकल लिया है तो ये क्या होगा? dm होगा। तो x dm, इसको आपको करते जाना है कंटिन्यूअसली, ऐड करना है। कंटिन्यूअस एडिशन क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो भाई आपको यही तो करना था, और नीचे क्या आना था? टोटल मास। तो ये चीज़ तो हमेशा यही आने वाली है, खाली लिखने के लिए मैंने लिख दिया है। dm 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 ऐड करते जाओगे क्या है? टोटल मास आ जाएगा। तो लिख फॉर्मूले में, लेकिन लिखते हम लोग इस तरीके से ही हैं ताकि टेक्निकली करेक्ट रहें, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले से इसका सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले से इसका सेंटर ऑफ मास निकालना सीखना है, ठीक है। मैं नए पेज पे जा रहा हूँ, बट आप लोग को ये फॉर्मूला कनेक्ट हो गया कि ये आया कहाँ से? ये आया वहीं से, M1 x1 M2 x2, यहाँ dm हो गया और यहाँ x कोऑर्डिनेट, ठीक है, नीचे। So let's put the heading center of mass for a uniformly distributed rod. Center of mass COM for a uniformly distributed rod. देखो रॉड क्यों बोलते हैं? रॉड मतलब एक सिंगल डायमेंशन में, सब इजी है। अभी डिस्क ले लेंगे उसमें 2 डायमेंशन आ जाएंगे, है ना। रॉड में क्या है कि कॉम्प्लिकेशन सिर्फ है कि एक एक्स के अलॉन्ग ही है ये, सो इट इज़ ईजी टू सॉल्व, राइट। बट वी विल सॉल्व अदर्स एज वेल, बट पहले रॉड के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक रॉड लेते हैं, एक रॉड ले लेते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब थिकनेस थोड़ी सी इस तरीके से हो गई पूरी। ठीक, हाँ, हमने इस पॉइंट पे इसका ओरिजिन ले लिया है, ठीक है। टोटल मास इज m, लेंथ इज l, ठीक। What we did, let's consider a piece
समवेयर हियर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये यहाँ पे इसलिए ये इतना छोटा है कि दिस कैन बी टेकन एज अ पॉइंट। इसका मास कुछ dm है, तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर हम लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम ये है कि चेंज क्या हो रहा है इसमें, x चेंज क्या हो रहा है, x भाई x की वजह से सारा कॉम्प्लिकेशन है। अगर ये x ना चेंज हो रहा तो मैं आराम से सॉल्व कर देता। तो ये x माई वेरिएबल और dm इंटीग्रेशन वेरिएबल, नॉट इंटीग्रेटेबल। एक फंडा आप याद रखो, आप इंटीग्रेशन x dx कर सकते हो, इंटीग्रेशन y dy कर सकते हो, z dz कर सकते हो, t dt कर सकते हो, v dv कर सकते हो। एट द मोमेंट आई कैन नॉट डू दिस x स्क्वायर बाई 2, दिस इज नॉट x dx। तो मतलब dx नहीं चाहिए, dx नहीं चाहिए, dm नहीं चाहिए, dx चाहिए। अच्छा, dm को हटाना है, dx लाना है। ठीक, क्या कर सकते हैं यार? आपने ये स्ट्रिप कट करी है, इसका कुछ तो थिकनेस होगा, क्योंकि मास है तो कुछ तो थिकनेस होगा। हाँ, इसको बोल लेते हैं, इसको dx बोल देते हैं। तो इसका मास कैसे लिखें, dx के टर्म में कैसे लिखें? तो यहाँ पे आप एक काम करो, एक नया वेरिएबल लेके आओ लैम्डा, इसको हम बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। ये सिर्फ मैथ्स है डियर, फिजिक्स तो यहाँ पे दूर दूर तक नहीं है। ठीक है ना, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ ये हो जाएगा। भाई कैसे निकलेगा? भाई आप बोल रहे हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ है, तो टोटल मास से लेंथ को डिवाइड कर लो, तो लैम्डा आ गया। तो अब अगर मैं dm लिखना चाहूँ, पर यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है, मतलब m/l, इस लैम्डा लिख दो पहले, पर यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है। आपकी थिकनेस कितनी है? dx। ओके, तो मतलब ये आ गया m/l dx। प्रॉब्लम सॉल्व। नाउ dm कैन बी किक्ड आउट एंड x कैन बी ब्रॉट इन। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी, ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ x dm मीन्स m/l dx अपॉन, अच्छा dm का इंटीग्रेशन तो सिर्फ कैपिटल M आने वाला, पहले बोल चुका हूँ। दिस इज अ टोटल मास, m1 प्लस m2 प्लस m3 तो टोटल मास ही था, तो वो तो m। एक प्रॉब्लम है कि सर आपने लिमिट तो लगाई नहीं, x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? सर x हम 0 से स्टार्ट करेंगे और हम x इक्वल टू l तक आएंगे। x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? इंटीग्रेट कर रहा हो तो किसी जोन में होगा, तो ये आप 0 से l तक आओ। m और l कांस्टेंट है, बाहर निकालो उनको, m को बाहर निकालो, l को बाहर निकालो। नीचे एक m और था, उसको भी लिखा रहने दो, वैसे भी वो कैंसिल ही होने वाला, तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ बचा इंटीग्रेशन 0 to l x dx, बस यही चाहिए था लाइफ में, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 और जो कि आ जाएगा l स्क्वायर बाई 2, तो आ जाएगा 1/l इंटू l स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 0 पर तो 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया l/2। दैट इज़ योर एक्सियोम, दैट इज़ योर एक्सियोम। मतलब यहाँ से एकदम सेंटर पे l/2 डिस्टेंस पे वी विल हैव द सेंटर, विच इज़ मेकिंग सेंस। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास था, तो ना इस साइड को नाराज़ करना था ना उस साइड को नाराज़ करना था, तो बीच में डाल दिया। आना तो बीच में ही था, तो इतना क्यों किया? इसलिए किया कि मान लो कभी प्रॉब्लम में अलग तरीके से आएगा तो आपके पास प्रोसेस एक रहेगी कैसे इसको करना है। ठीक है, अब यहाँ से एक नई स्टोरी अनफोल्ड होती है कि भाई क्या हम जो हमारे बहुत सारे स्टैंडर्ड मासेस जैसे स्फेयर, डिस्क, रॉड, स्क्वायर लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना, क्या हर एक का ऐसे निकालें
यार कॉमन सेंस से बोल दें कि अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है सो सेंटर ऑफ मास वुड इवेंचुअली और शुड इवेंचुअली कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल सिमेट्री ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ हमने अपने कॉमन सेंस से इवॉल्व कर ली और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास प्री डिफाइंड लोकेशन पे हमने रख दिया। कहाँ पे? उनके पॉइंट ऑफ ज्योमेट्रिकल सिमेट्री पे। तो अपने मॉड्यूल में आप जब खोलेंगे उस मॉड्यूल को तो उसमें आपको एक पेज दिखाऊंगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। आई टेल यू द पेज नंबर। पेज नंबर आप लोग आ जाइए 252 पे, 252 पे है। वहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई देगी, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिक बॉडीज। दिख रहा है आपको? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिक बॉडीज। उसमें देखो एक टेबल बनी हुई है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो हमें याद, वैसे अगर आप सब याद कर लो तो बहुत ही बढ़िया है, बट एटलीस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद करने हैं, पहले तो रॉड का वो याद ही हो गया, L/2 पे होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लेट, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगुलर प्लेट एट द सेंट्रॉइड, अगर ट्रायंगुलर प्लेट होगी तो एट द सेंट्रॉइड पता है ना क्या होता है, मीडियंस का इंटरसेक्शन। सेमी सर्कुलर रिंग का कहाँ होता है, YC = 2r/π, ठीक है। डिस्क का 4r/3π। हेमीस्फेरिकल शेल, तो आप इसमें से ना रॉड, रेक्टेंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, अच्छा रेक्टेंगुलर प्लेट से स्क्वायर का भी सेम ही रहेगा, स्क्वायर का इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल से रहेगा, इस जैसा कि वो सेम आएगा। तो रॉड, रेक्टेंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, सेमी सर्कुलर रिंग, और उसके बाद इसमें सर्कुलर रिंग क्यों नहीं है यार, पूरी सर्कुलर रिंग इसमें ऐड कर लो, सेंटर पे होता है, ठीक है, इसलिए दिया नहीं होगा शायद, सर्कुलर रिंग में सेंटर पे आता है, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर रिंग और सेमी सर्कुलर डिस्क, इतना आप अभी, ये आपको अभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी हेमीस्फेरिकल वाले आप अभी के लिए थोड़ा स्किप कर सकते हो। हाँ, रिंग यार देखो, रिंग सिर्फ छल्ला होता है, डिस्क मतलब पूरा, जैसे वो फ्लॉपी डिस्क वैसे होता है ना, CD वैसे। ओके, सो ये आप अभी याद रखो। वैसे अगर कोन वोन के भी याद कर लो तो अच्छा ही है, क्योंकि काम आ जाते हैं कभी कभी प्रॉब्लम में, ठीक है। नहीं तो आपको नहीं है पता होगा तो एग्जाम में आपको निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और एक चीज़ याद रखना, जो आपकी बेसिक समझ बोलती है, बेसिक समझ बोलती है कि जैसे मेरे पास एक कंप्लीट सर्कुलर डिस्क है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो भाई इसका तो सेंटर पे ही होगा, है ना। रिंग है, रिंग में भी क्या है, रिंग भी क्या होगा, सेंटर पे ही होगा। तो ये अब हाफ में क्या, अभी नहीं, इसलिए हाफ में सेंटर पे नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर की साइड आता है जो दी हुई वैल्यू। तो इसलिए अगर कोई स्फेयर है तो स्फेयर का भी सेंटर पे ही होगा। तो जो कॉमन सेंस वाली बात है उसमें लिखी नहीं है, लेकिन ये चीज़ तो आपको दिमाग क्लिक होनी चाहिए कि कंप्लीट सर्कल रहेगा तो सेंटर पे ही होगा, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें कभी ट्रू हैं जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम ने बोला, किसी भी मेंस में प्रॉब्लम अभी तो से पहले आई, उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, तो उस पर इंटीग्रेशन करके निकालना था, ईजी था, ठीक है, वो भी करेंगे क्वेश्चन से। तो अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि मान लो मुझे कुछ इस तरीके का सेटअप दे दिया गया, ये क्वेश्चन की तरह समझ लो या इसका एप्लीकेशन समझ लो, कि एक रॉड है ऐसी, ठीक, इसका सेंटर ऑफ मास पूछूंगा तो बता दोगे फटाक से सर L/2। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बोला ठीक है, इस रॉड में मैंने वेल्डिंग करके एक ऐसी रॉड बना दी, T शेप, ऐसी रॉड बना दी। अब पूछा कि इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो। अब डियर, इसमें अगर आप इंटीग्रेट करने जाओगे तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि इंटीग्रेशन करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। क्यों? आप उस ऑब्जेक्ट को, वट एवर ऑब्जेक्ट यू आर टारगेटिंग, इफ यू कैन ब्रेक दैट ऑब्जेक्ट इनटू स्मॉलर पीसेस विच कैन इंटरनली बी टेकन एज पॉइंट मासेस एट द सेंटर ऑफ मास, सो उनको फिर पॉइंट पार्टिकल ट्रीट करके उनका सेंटर ऑफ मास निकाल लो आप। मतलब मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि भाई इसमें क्या है, एक ये रॉड है और एक ये रॉड है।
सो अगर ये नहीं होती तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता, अगर ये नहीं होती तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता। तो हटाओ इन रॉड को, मैं एक यहाँ पे लगा लेता हूँ और एक यहाँ पे लगा लेता हूँ। इसका कुछ मास होगा, मान लो m, इसका भी m, तो मैं 2 लगा दूंगा। ये मेरी y एक्सिस है और दोनों इसी के अलावा होंगे। तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ क्या निकालना होगा, y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो इसी पे कहीं लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। तो आपको समझा रहा है। तो इन दोनों को एज अ पॉइंट पार्टिकल ले लिया आपने, कहाँ पे, उनके इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि वो हमें पता था, तो अब ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम करेंगे जो जेईई मेंस में भी आ चुका है, ये कॉन्सेप्ट यूज करके। ठीक है, मतलब क्या कि अगर हमको दिख रहा है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, इनका सेंटर ऑफ मास मुझे पता है, सो आई कैन रिप्लेस दोज ऑब्जेक्ट्स एज पॉइंट पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ मास, एंड फिर जो सिस्टम बन के आएगा पॉइंट पार्टिकल्स का, उसको मैं वही m1 x1 m2 x2 करूँगा। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। अब उसको हम अप्लाई करेंगे इस नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ये हमारे पास इस तरीके का एक प्रॉब्लम है। अगेन ओरिजिन उन्होंने दिया हुआ है और ये प्रॉब्लम आप ही लोग सॉल्व करने वाले हैं, मैं सिर्फ हेल्प करूंगा। एक्स वाई कुछ ऐसा शेप का लैमिना है, दिस इज अ लैमिना ऑफ दिस शेप। इस शेप का लैमिना है, एल शेप बोल सकते हो ना, क्लोजेस्ट सेकंड से। इनके कुछ पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमको, ये पॉइंट दिया हुआ है हमको 0,2, दिस पॉइंट इज 0,2, लेट्स कॉल इट पॉइंट ए। ठीक है, दिस पॉइंट इज बी, इसके कोऑर्डिनेट दिए हमको 1,2, फिर दिस पॉइंट इज सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,1, फिर पॉइंट डी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1, फिर पॉइंट ई जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,0, और ये हमारा 0,0। ए बी सी डी ई इसको बोल देते हैं ओ। ठीक, ये हमारा लैमिना कुछ इस तरीके का है ना, ये पूरा एक सॉलिड शेप है। ठीक, दिस इज द लैमिना। The question is find the center of mass y and x COM and y COM इस लैमिना का। x COM निकालना है, y COM निकालना है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, पॉइंट पार्टिकल नहीं है, तो पहले कुछ करना पड़ेगा। क्या इमेजिन कर सकते हो इस शेप को हम ऐसे 3 शेप्स में ब्रेक करने का, जिनके सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली हमें पता है। We can break them into squares. I can take one this square, इतना वाला, 1 ये वाला, so 1 2 3। हाँ ले सकते ऐसा ले सकते हो, रेक्टेंगल और स्क्वायर थोड़ा प्रॉब्लम इजी, सिमेट्री आएगी तो इजी पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 बट कर सकते हो 1 2 3। अब आप क्या करो, इस स्क्वायर को एक पॉइंट पार्टिकल से रिप्लेस करो इसके सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, इसको इसके सेंटर ऑफ मास पे इधर, इसको इधर और इसको यहाँ। अब इनके कोऑर्डिनेट्स, अब इन 1 2 और 3, और क्या मैं बोल सकता हूँ यार ये डिस्ट्रीब्यूटेड लैमिना है, सब कुछ सेम दिख रहा है, तो अगर इसका मास m है तो यार इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसने कोई गुनाह नहीं किया, ये भी m होंगे, राइट है ना। अगर इसका एक का m है तो इसका फिर 2m क्या है, अलग क्यों होगा, सेम एरिया है, सेम शीट है, तो मास अलग कैसे हो सकता है। तो इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। m m m आपको करना क्या है, 1 2 3 के कोऑर्डिनेट लिखने हैं बस, मास तो तीनों का m m है,
मास तीनों का m m m है। अब मुझे बस कोऑर्डिनेट लिख दो इनके x y x y। स्क्वायर है तो स्क्वायर का उसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पे होगा, मतलब इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पे बीच में। सबका हाफ हाफ देख लो, इसका 1/2 नहीं, इसका हाफ क्यों होगा, इसका तो 1/, ये ऐड होगा ना। कोऑर्डिनेट लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखो, इसका हाफ हाफ लिख दो। 1 का मैं लिख सकता हूँ, दिस विल बी 1/2, 1/2, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 2 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 का भी हाफ मतलब 1/2। इसी तरीके से आप इनके कोऑर्डिनेट भी लिखो। लिख लिए? क्या क्या लिखे हैं? 2 के क्या लिखे हैं? सॉरी तो 1, ओ सर मैंने 1 2 3 गड़बड़ मार्किंग कर दी। ओके, इसको रुको, इसको मैं 1 बोल देता हूँ डियर, इसको 2 और इसको 3, ठीक है, क्योंकि मैंने 1 जो है इस हिसाब से 1/2। 2 मतलब इसके क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे? 1/2, 3/2, और इसके क्या हो जाएंगे? 3/2, 1/2, 3/2, 1/2। एज आई सेड, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन है। अब इसका सेंटर ऑफ मास आप लिख सकते हो। XUM कुछ नहीं, बस वैल्यूज डालनी है, m1 x1 m2 x2 m3 x3 और m1 + m2 + s3। तो ये आप लोग करोगे तो आपका आंसर जो है 5/6 5/6 आना चाहिए। दोनों के आंसर 5/6 5/6 आना चाहिए। वैल्यूज डालने के बाद सब कुछ लिख दिया मैंने भाई, m1 x1 m2 x2 m3 x3 करना है बस, और कुछ भी नहीं बचा उसमें। हो गया 5/6 सारा सबका। तो ये अप्रोच अपने को याद रखनी है, ठीक है। अब अगर आपको ये अप्रोच समझ में आई है तो हम लोग जरा चेक पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। चेक पॉइंट पे, और क्वेश्चन नंबर 4 को ये देख लो कि आप इसको अप्रोच कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 256। देख लिया? देखो एक रिंग है और एक रॉड है, तो रिंग को आप एक पॉइंट पार्टिकल के लिए ट्रीट करोगे। कहाँ पे रखोगे उसको? उसके सेंटर पे। ऐसे रॉड को भी एक पॉइंट पार्टिकल लगाओगे उसके जस्ट मिड पे, और ये जो 2 पॉइंट पार्टिकल्स आएंगे इनका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। समझ रहे हो? तो जैसे ये रॉड वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, अब इसमें देखो, इसमें खाली इंपॉर्टेंट जो है वो वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमको मालूम है कि एक्स कोऑर्डिनेट तो यहीं पे होने वाला है, राइट। तो खाली वाई कोऑर्डिनेट जो है अपने को दिखाना है। तो यहाँ पे m1 y1 m2 y2 करके, इसी तरीके से उसमें भी सेम चीज़ करनी है। इस पॉइंट C का आप कोऑर्डिनेट लिख लो, आप ओरिजिन कहीं पे भी ले लो। ओरिजिन यू कैन टेक ईदर एट दिस पॉइंट C और दिस पॉइंट, किसी एक पार्टिकल पे लेना ओरिजिन। उससे क्या होगा, किसी एक पार्टिकल पे लेने से उसका मास 0 हो, उसका जो है कैलकुलेशन 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, आप लोग इस तरह से करो इसको। ये है रिंग मेरी, ठीक है, ये उस पर रॉड, ठीक। इसको यहाँ पे लगा देंगे हम पॉइंट पार्टिकल, और इसको यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट पार्टिकल। ठीक है,
या तो चलो इसको ओरिजिन ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं। इसको बोलते हैं, इन्होंने बोला है पॉइंट ABC, ठीक है। ये पॉइंट इनका A था, ये पॉइंट इनका B था, ये पॉइंट इनका C था। हमने A पे ओरिजिन ले लिया, ठीक है। अब A पे ओरिजिन लेके इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लो, इन पॉइंट पार्टिकल्स के। A पे ओरिजिन लेने से फ़ायदा क्या हुआ, इसका तो 0,0 हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, देखो ये रॉड की लेंथ है L जो कि है 2R, तो ये R गया और ये रहा 2R। मेरे ख्याल से ये मुझे 2R दिख रहा है, क्या आप लोगों को दिख रहा है ये? क्योंकि ये जो आएगा ये बेसिकली मिड पे आएगा, तो ये R पे हुआ और इस R से ये R और ये R 2R। डियर ये टोटल लेंथ जो था ना ये रॉड का, ये वाला, ये जो लेंथ, ये रॉड यहाँ तक थी, तो ये लेंथ जो थी वो L थी, ठीक है, विच वॉज गिवन एज 2R। तो हाफ पे लिया हमने A को, तो R इधर बचा होगा, इतना ऊपर गए, R इसका रेडियस ऊपर गए, तो ओरिजिन से हम कितना ऊपर आए हैं, 2R। आपके पास 2 पॉइंट पार्टिकल्स हैं, कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, सेंटर ऑफ मास डालना है, मास आपको दिया हुआ है, एक का शायद 2m है और दूसरे का m है, तो ये वाला 2m का है और ये वाला m का है। अब सॉल्व करके कौन सा ऑप्शन सही है मुझे बताओ। उनका आंसर उन्होंने B से दिया है, आपका आंसर ओरिजिन से आएगा, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। उनका रेफरेंस पॉइंट B पे है, हमने ओरिजिन A पे लिया है। ऐसे तमाम क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं डियर, है ना, इस तरह के कॉन्सेप्ट है। हाँ सही आएगा, आप लोग इतना स्मार्ट स्टूडेंट हो आप लोग। देखो L/6 बिलो भी आंसर L के टर्म में है, ध्यान रखना। आपका आंसर शायद R के टर्म में आएगा, तो उसको L में एडजस्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। आपका आंसर जो आएगा वो A से आएगा, बिकॉज A इज योर ओरिजिन, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। उन्होंने B से दिया है, ठीक है, तो आप B का जो भी डिस्टेंस है R, उससे आप एडजस्ट करोगे। मतलब अगर ये पॉइंट आया A से इतना आया, तो आप R माइनस ये डिस्टेंस करोगे तो B से आ जाएगी, क्योंकि B इज एट डिस्टेंस, B के कोऑर्डिनेट क्या है 0, R। तो ये पहला एडजस्टमेंट होगा। दूसरा एडजस्टमेंट ये होगा कि आपको आंसर L के टर्म में चाहिए, तो L इज इक्वल टू 2R है, तो R इज इक्वल टू L/2 होगा। तो अगर आंसर R के टर्म में आया है तो उसको L/2 कर देना। ठीक, तो अब एक छोटा सा पार्ट, आज का लास्ट पार्ट। दिस इज नॉट इंटीग्रेशन, दिस इज नॉट दिस इज नॉट पॉइंट। यहाँ पर थोड़ा स्पेशल से ट्रीटमेंट है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। जनरली इफ लेट्स से ये एक डिस्क है मेरे पास, ठीक है, दिस इज अ यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, मैंने कहा व्हाट्स अ बिग डील, इट इज एट द सेंटर ऑफ दिस डिस्क। अब मैं काम करता हूँ, मैं बोलूँगा यार मैं इससे ना एक डिस्क कट कर ले रहा हूँ, तो ये शेप कुछ ऐसा हो गया है। दिस पार्ट इज कट फ्रॉम द डिस्क, दिस इज हॉलो,
ये मैंने निकाल के अलग कर दिया और फेंक दिया उठा के इसको, ठीक है। तो अब ये जो है शेप कुछ इस तरीके का है, इधर हॉलो है। अब मुझे बोला गया कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। अब अगर इसको एज अ शेप देखें तो बड़ा ही डिफरेंट काइंड ऑफ शेप है, राइट। इसका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सिमेट्री से तो निकलेगा नहीं, ना इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो इट विल बी बिकमिंग ए ना वेरी नास्टी इंटीग्रेशन। पर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, दिमाग ये लगा सकते हैं हम लोग कि यार आपने क्या निकाला है, आपने जो निकाला है वो भी एक डिस्क थी, तो इसका भी कुछ सेंटर ऑफ मास रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये क्लिक होता है कि जो पार्ट निकला है उसके डायमेंशन से ही सेंटर ऑफ मास डिपेंड करना चाहिए। जितना बड़ा आप काटोगे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। तो ये बात तो सही है कि इसमें कुछ कनेक्शन, हालांकि ये कट के अलग हो गया है, अब इसका कोई रोल नहीं सेंटर ऑफ मास, क्योंकि अब इसका मास का कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जब ये कट हो रहा था, अगर ये प्लेस होता यहाँ पे तो इट वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ मास। सो इसका मतलब रिमूवल के बाद जो सेंटर ऑफ मास नया होगा कहीं ना कहीं इसके सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करेगा। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट को निकाल रहे हो और रिमेनिंग ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास आपको निकलना है, तो उसका तरीका ये है कि इसका XCOM बेसिकली जो टोटल, मान लो इसका मास m था, इसका मास जो आपने निकाला ये स्मॉल m था, मतलब ये स्मॉल m की थी, ठीक है। तो इसका आ जाएगा कि पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास मान लो कहीं पे था x पे, इसको बोल दिया हमने m इंटू x1 जैसे, ठीक है। अब माइनस स्मॉल m, इसका सेंटर ऑफ मास मान लो कहीं x2 पे था, ये मैं बोल रहा हूँ x1, ये बोल रहा हूँ x2 कर लिया और आपने रिमूव किया है सर, ओके। तो ध्यान रखिए नीचे m माइनस है। नाउ विद दिस कॉम्प्लिकेटेड शेप इसका सेंटर ऑफ मास हम इजीली निकाल सकते हैं, कंसिडरिंग कि भाई अगर हम यहाँ पे ओरिजिन ले लें तो x1 तो 0 हो गया, माइनस स्मॉल m इंटू x2। तो ये डिस्टेंस हमें पता होगा कि प्रॉब्लम बताया होगा कि कहाँ पे हमने इसको कट किया है, तो x2 हमें पता होगा, वो प्लग इन कर देंगे, m माइनस m कर देंगे, आंसर हम निकाल देंगे, ठीक है। तो अब ये केस है रिमूवल का, ये केस है रिमूवल का। जब कुछ ऑब्जेक्ट आप रिमूव कर देते हो तो रिमेनिंग सेंटर ऑफ मास है, इस तरीके से YCOM भी आ जाएगा, मैंने लिखा नहीं है और दैट इज क्वाइट ऑब्वियस अपॉन m माइनस, ठीक, ZCOM। तो अब मैं आप लोग को एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, पेज नंबर 254। 254 में देखो सॉल्व एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2 दिख रहा है आपको, ए सर्कुलर प्लेट, राइट। आप लोग को डियर ये क्वेश्चन घर में जाके कर लेना है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे, एकदम सेम वही फॉर्मूला है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डेटा दिया हुआ है, समझो थोड़ा ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट कैसे इधर मैनिपुलेट हो रहे हैं और वैल्यू प्लग इन करके हमको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, यू विल बी एबल टू फॉलो इट थ्रू वेरी इजीली, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 2 रीजंस, क्लास खत्म होने का टाइम है, मैं कराऊंगा, आप लोग का ध्यान रहेगा नहीं, दूसरा कुछ चीज़ें अपने आप भी करनी चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना और आज का हमारा एजेंडा है ख़त्म। अब आप लोग चेक पॉइंट 1 करने के लिए वेल इक्विप्ड हो। चेक पॉइंट 1, इफ आई यस, एक आध क्वेश्चन शायद ना हो पाए आप लोगों से चेक पॉइंट 1 का, और चेक पॉइंट 1 आपके टारगेट में आ जाना चाहिए इसका। इस चैप्टर में ध्यान रखो कि साथ साथ करते हुए चलो, है ना, डोंट क्रिएट अ बैकलॉग। तो चेक पॉइंट 1 आप लोग अटेम्प्ट करके आना सैटरडे तक, टाइम भी आपके पास है ना। दशहरा एंजॉय करना आप करिए, लेकिन ये काम आप थोड़ा सा टारगेट में लेके चलिए आप, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट मोशन ऑफ सेंटर मास, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, इट इज द नेक्स्ट टॉपिक।